हेलो। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे आपको पता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि कुछ उसका फ़ायदे भी हो सकते हैं और उतने फ़ायदे होने के साथ साथ कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ खामियां भी उसके अंदर हैं सिस्टम के अंदर। तो उसके बारे में हम करेंगे। इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसके बारे में हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। तो आज हम शुरू कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में। तो एडवांटेजेस में क्या है, इसमें सबसे पहले अगर प्रोवाइड कंप्लीट रिकॉर्ड्स की, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के टाइम पे कि रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, बट उन्हीं ट्रांजेक्शन्स का है जो फाइनेंशियल नेचर की है। तो यहाँ पर क्या है कि अकाउंटिंग हमें कंप्लीट जो भी रिकॉर्ड है उसका सभी ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पे मिल जाता है। कंप्लीट रिकॉर्ड भी समराइज्ड फॉर्म में भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिल जाती है, जिससे हम उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला सकते हैं कि वो उसकी स्थिति कैसी है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उस टाइम पे हमें जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है उसके बारे में पता चल जाता है कि हमने जो है जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, कंप्लीट जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो उससे हम फाइनली एनालाइज कर पाते हैं। देन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, और उससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जैसे मैंने बताया कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें कितनी अपनी खुद की कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, कितना हमने उधार लिया है। तो उससे जो है वो कंपनी की सही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है कि अगर हमने जो है वो हमारे पास अपना खुद का फंड है ज़्यादा लगा हुआ, दैट मीन्स कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, हमने जो है वो अपने ही पैसे से जो है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो चला रखा है। बट अगर जो है वो बहुत ज़्यादा हमने उधार पे चलाया हुआ तो जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि हमारी जो स्थिति थोड़ी सी वीक नज़र आती है, कि हमें जो है वो उधार के पैसे को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है। तो उससे हम जो है फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है वो पैसा उधार का ज़्यादा लिया है तो हम उसको कहेंगे कि जी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। बट उधार को भी उसी को मिलेगा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है, उसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उधार लेने की कैपेसिटी उसकी होती है, उसी को उधार मिल सकता है। अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी की कंपैरिजन जो है, हम एक तो जो है वो दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक होता है कि कंपैरिजन खुद से कंपैरिजन करना, कि हमारा जो है खुद से भी एक कंपटीशन रहता है। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी हम अपना जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे तरह की इंडस्ट्रीज में है, हमारे तरह के बिजनेस कर रही हैं, उनको कितने प्रॉफिट लॉसेज हो रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। साथ ही साथ ईयरली बेसिस पर, ईयर टू ईयर बेसिस पर भी हम जो है वो अपने बिजनेस प्रोग्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर इतने प्रॉफिट्स थे, इस साल इतने हैं, अगले साल कितना प्रॉफिट हमें अर्न करना है, कितनी सेल्स हमें करनी है। तो वो हम जो है वो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल कितनी सेल्स थी, इस साल कितनी हुई है, नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो वो जो है कंपैरेटिव स्टडी जो है वो उसके बेसिस पर हो सकती है। और यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग, जब हमने जो है वो कंपैरिजन कर लिया तो कंपैरिजन करने से जो है हमारे पास जो है वो काफ़ी एक एनालिटिकल फॉर्म में जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और जो हमें जो है वो हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने बेटर प्लान्स जो है वो फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। क्योंकि जब हमने प्लान करना है तो हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर को प्लान करें कि हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे। तो रियलिस्टिक बेसिस पर अगर प्लानिंग की जाती है तो उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। बट अगर अनरियलिस्टिक बेसिस पर हम प्लानिंग करते हैं तो उसके वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो अगर वो कंप्लीट प्रॉपर सही रिकॉर्ड्स रखें तो जो है वो एक अच्छे प्लान्स हम बना सकते हैं और उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, तो ये आपको पहले ही बताया था, मैंने पॉइंट पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ्रॉड्स और एरर्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि जो हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो एक जो है वो स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। तो उसमें कहीं पर जो अगर कोई गलती हो जाती है, गलती एरर्स का मतलब है कि गलती हमसे हो गई है, और फ्रॉड का मतलब कि जो जानबूझ के किया गया है, किसी ने जो है वो चीट करने की कोशिश से, धोखा देने की कोशिश की है उसमें, तो उसको हम जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किए गए होते हैं। तो उनको उनकी जो है वो चेकिंग जो है वो आसान हो जाती है, और उसको हम जो है वो रोक भी सकते हैं कि इन फ्यूचर वैसा ना हो, और उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस, टाइमली करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं।
देन एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे सिस्टमेटिक तौर पे जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, तो जो उसके सेट प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो एक ये लीगल प्रूफ बन जाता है कि आपने कोई लीगल मैटर है, उसमें जो है आप इसको लीगल प्रूफ के तौर पर जो है शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने अपने जो है वो डेटर से कुछ क्लेम्स लेने हैं, तो उनके अगेंस्ट कुछ क्लेम्स वो है, आपसे उनसे पैसा लेना है, तो उसके लिए आप जो है उसको शो कर सकते हैं कोर्ट में। अगर किसी के पैसे आपने देने हैं तो आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है, बट आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो करके जो है वो रिकॉर्ड्स को, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को शो करके कह सकते हैं कि जी आपका बैलेंस इतना ही रहता है। तो वो एक लीगल प्रूफ जो है वो हमारे पास बन जाता है, जिसको हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं और दूसरी पार्टीज को भी शो कर सकते हैं। देन हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स आपको जो है वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो देना है। अब तो जीएसटी आ गया कॉमन आपके पास, तो इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह जो भी कैलकुलेशन होनी है तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कितना टैक्स इंप्लीमेंट करना है, कितनी उस टैक्स लायबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बनती है, क्योंकि अगर हम कम पे करते हैं तब भी वो जो है वो हमारे पर टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो फाइन जो है हमारे पास इम्पोज किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और अगर हम जो है वो ज़्यादा पे कर देते हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि जितनी हमारी लाइबिलिटी बनती थी उससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है वो प्रॉपर जो एक्यूरेट टैक्स लायबिलिटी है उसको डिटर्मिन करना जो है वो आसान हो जाता है। और टैक्स अथॉरिटीज़ को भी हम अपने इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमने जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती थी उतना टैक्स हमने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स अथॉरिटीज़ को पे कर दिया। देन हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। रेजिंग लोन्स का मतलब कि उधार लेना। तो उधार लेने के लिए क्या है कि जिसने उधार लेना है तो जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन देना चाह रहे हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि ये लोन देने से पहले कि वो उनका जो लोन है वो कितना सेफ है, सिक्योर है। सेफ है, सिक्योर है मतलब कि वो आप उसको रीपे कर पाएंगे, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो रीपे कर पाएंगे। तो वो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे पता चल जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो बैलेंस शीट है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो चेक कर सकते हैं लोन देने से पहले कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम को लोन दे रहे हैं तो वहाँ से रिकवरी हो सकती है, प्रिंसिपल की भी, मूलधन की भी, और इंटरेस्ट ब्याज की भी जो है वहाँ से रिकवरी हो सकती है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही नुकसान में जा रही है तो हमें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको जो है वो लोन दिया जाए या ना दिया जाए। तो अगर हमारे जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हैं तो उसके बेसिस पर जो है वो आसानी से जो है हम लोन्स जो है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो ले सकते हैं। देन हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स, कि इन केस की अगर जो है वो बिजनेस को हमने इन बिटवीन कहीं पर बेचना है, रनिंग बिजनेस को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बेचना है, तो प्रॉपर उसकी वैल्यूएशन की कितनी अमाउंट जो है, क्योंकि उसमें एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज़ भी हैं, तो प्रॉपरली उसकी जो है वो डील करने के लिए कि एक फेयर प्राइस जो है वो ऑनर को उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मिल सके, तो वैल्यूएशन ऑफ फर्म में भी जो है वो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट एडवांटेजेस जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को जो है वो इसके मिल जाते हैं अगर हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए। बट साथ साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, दैट इज़ कि कुछ कमियां, कुछ खामियां भी हैं इस सिस्टम में। तो पहला क्या है कि बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स, की बेसिकली ये कि यहाँ पर जो है वो पर्सनल जजमेंट्स के बेसिस पर जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आपके पास जो है वो वेरियस मेथड्स, अल्टरनेटिव्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इम्पोज करेंगे, तो वो जो है यहाँ पर अलग अलग पर्सनल जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली हो जाता है। कि जैसे आपने जो है वो अकाउंट, उसके स्टॉक के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए जो है वो आपके पास लिफो, फीफो, डिफरेंट मेथड्स हैं। आप उसमें से कौन से मेथड को अडॉप्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वो कौन से मेथड को अडॉप्ट करेंगे। साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, कोई फिक्स्ड यहाँ पर मेथड नहीं बताया गया कि फिक्स रेट की, इस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा। आपके जो है वो बैड डेट्स की कैपेसिटी, डाउटफुल डेट्स की कितने हैं, उसमें भी पर्सनल जजमेंट है कि आपको लगता है कि इतने लोग वापस कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो पर्सनल जजमेंट बीच में आते हैं। तो जो पर्सनल जजमेंट बीच में आ जाती है तो फिर जो है वो हम जिसकी बात कर रहे थे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड उतने मेंटेन नहीं रह पाते हैं। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की, जैसे अभी बता मैंने आपको पीछे भी कि उसमें अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं कि
आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें, और उस ऑप्शंस में से जो है आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर वो अलग अलग मेथड चूज़ कर लिया जाएगा तो फिर जो है उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास डेप्रिसिएशन का मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो दोनों मेथड से जो है वो रिजल्ट आपके डिफरेंट आ जाएंगे। स्टॉक की वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, आप किस मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे उससे आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाता है। तो अकाउंटिंग की जो कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करती हैं, और उस अल्टरनेटिव्स में से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसको चूज करती है उसके बेसिस पर जो है वो रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। देन इट इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जो नॉन मॉनेटरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रांजेक्शंस हैं, उनको यहाँ पे हम जो है वो ना रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो है वो टेक्निकल इनोवेशन बहुत अच्छी है, हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत लॉयल हैं, हमारा रिसर्च एंड इनोवेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा है, मशीनरी टेक्नोलॉजी हम बहुत एडवांस्ड यूज़ कर रहे हैं, बट उनका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन नहीं किया था, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया था। तो नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफरेंट डिसीजंस के लिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट उसको यहाँ पे कोई भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कोई भी रिकॉर्ड उसका मेंटेन नहीं किया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन की। इसमें जो है, जैसे मैंने बताया था कि जो आपके रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शंस हैं उनको आप टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे हैं जर्नल में, देन उसको लेजर में, बट जो उसके फाइनल अकाउंट्स हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपने बैलेंस शीट बनानी है, तो वो एट द एंड ऑफ द नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के एंड में किया जाता है, जिसके बेसिस पर वो कंप्लीट एनालिसिस जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, तो वो एट द एंड ऑफ ईयर तो मिलता है। बट अगर हमने इन बिटवीन कोई डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए जो है वो समय से हमें जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, और अगर लेनी भी है तो उसके लिए फिर टाइम और एफर्ट जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं कि हमें जो है वो इन बिटवीन वो रिकॉर्ड्स एनालाइज करने पड़ेंगे, तब जाके वो रिजल्ट्स मिल पाते हैं। तो टाइमली इंफॉर्मेशन की, कोई क्विक डिसीजंस के लिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ से रेडिली इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग से नहीं मिल पाती है। इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की, इसमें जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं मिल पाती। हमें पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द ईयर हमें जो है 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से जो है वो हम हो सकता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी, तो हमें जो है प्रोडक्ट ए का, बी का, सी का, डी का कितना प्रॉफिट है वो नहीं पता चलता। हमें कंप्लीट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, बट अगर उसको हम सेग्रीगेट करना चाहें, अलग अलग करना चाहें कि अगर हमारी अलग अलग ब्रांचेज हैं तो कौन कौन सी ब्रांच से कितना कितना फायदा हुआ है उसके बारे में हम पता नहीं चल सकते। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किस डिपार्टमेंट से फायदा हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, किस प्रोडक्ट लाइन से हमें फायदा है, किस प्रोडक्ट को, सर्विस को सेल करने से हमें फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, किस में प्रॉफिट कम है, किस में ज़्यादा है, तो वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं मिल पाती। हमें एक कंप्लीट पिक्चर तो मिल जाती है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, बट जो उसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से नहीं मिल पाती है। एंड इट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल कि हमने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज की हमने 50,000 रुपीज़ की, तो 50,000 जो हमने उसकी मशीनरी की कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 रुपीज़। बट आज के टाइम पे हो सकता है कि उस मशीनरी की 50,000 वाली मशीनरी के प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस बढ़ गए हैं और वो अब जो है वो मार्केट में 70,000 की हो गई है, तो हम फिर भी उसके रिकॉर्ड जो है वो 50,000 के ही मेंटेन करके रखेंगे। हो सकता है कि वो 50,000 की मशीनरी जो है वो आज मार्केट में जो है वो 30,000 की हो गई है, बट फिर भी हम जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो 50,000 के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि हमने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, की जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसके बेसिस पर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होते हैं। तो कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में नहीं पता चल पाता है। इट सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो कुछ चेंजेस कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो है वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, हमने दिखाना है ऑर्गेनाइजेशन को, हमने जो है लोन लेना है, उधार लेना है। उधार लेने के लिए क्या है कि हमें अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तब हमें उधार आसानी से मिलेगा। तो हमने उधार लेना है, तो हमारे को नुकसान हो भी रहता है, फिर भी हमने क्या किया है कि जो हमारा स्टॉक था उसकी वैल्यूएशन जो है वो इस मेथड से करी कि वो जो है स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, उसकी वजह से जो है वो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या हमने अपने स्टॉक को अगर अंडर वैल्यू कर लिया, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो विंडो ड्रेसिंग यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है उसमें कुछ चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं अपने प्रॉफिट को कम या ज़्यादा करने के लिए, जिससे जो है वो सही जो इमेज है, सही पिक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं मिल पाती। तो वो एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है लिमिटेशंस का। तो ये एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस थे हमारे पास अकाउंटिंग के, कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमिन करने के लिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है वो अकाउंटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर जो है हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और कोई भी फ्रॉड की कोशिश नहीं करते हैं, विंडो ड्रेसिंग की कोशिश नहीं करते हैं, और सही पर्सनल जजमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए सही अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, टेक्निक्स, मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो इसके एडवांटेजेस जो हैं वो लिमिटेशंस से ज़्यादा हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही हम इसके कर लेते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनके लिए इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑनर्स हैं उन्हीं के लिए इसका था, वही इसमें इंटरेस्टेड रहते थे कि हमने जो है वो साल भर ट्रांजेक्शन्स की, बिजनेस किया, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हमें साल भर में उठाना पड़ा है, तो हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो उसके बारे में सिर्फ नॉर्मली जो है वो उसके ऑनर्स ही इंटरेस्टेड रहते थे। बट समय के साथ साथ क्या है कि वो चेंजेस आने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से अब क्या है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उसमें कुछ इंटरनल यूज़र्स हैं और कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो इंटरनल यूज़र्स जो उसके मैनेजमेंट हैं, ऑनर्स हैं एंड एम्प्लॉयज़ हैं। मैनेजमेंट जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, डिसीजंस लेने हैं। पहले क्या होता था कि ऑनर्स और मैनेजर्स जो है वो लगभग एक ही चीज़ होती थी, क्योंकि छोटे लेवल पे बिजनेस चलाए जाते थे। तो ऑनर्स खुद ही मालिक थे और खुद ही बिजनेस को मैनेज करते थे। बट अब जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साइजेस जो है वो बढ़ गए हैं, तो ऑनर्स और मैनेजमेंट में जो है वो कुछ डिफ्रेंसिएशन हो गया है। तो ऑनर्स मालिक जिन्होंने अपना जो है पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है एज एन ऑनर, और मैनेजमेंट जिन्होंने जो है वो डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो वेरियस जो भी डिसीजंस हैं उनको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, कि कब कैसे कोई उस काम को करना है। प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए जो डिसीजंस लेने हैं वो मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट को भी जो है वो प्लानिंग करने के लिए कि इन फ्यूचर हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, कितनी सेल्स हमारे को अपनी जो है वो नेक्स्ट टाइम करनी है, रिसीट्स का, पेमेंट्स का, इनकम्स का, एक्सपेंडिचर का जो है वो प्रॉपरली हम प्लान कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड फिर क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फाइनली जो है वो कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिल जाती है। देन ऑनर्स जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें ये देखना होता है कि हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की है उसका जो है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्टेबल है, ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की कैसी हो रही है, हम जो है इसको कितना टाइम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल बिजनेस में लगाई है, वो सेफ है नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो है वो ऑनर्स अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऑनर्स को भी प्रॉफिट लॉस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। देन एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको जो है जो काम कर रहे हैं उसके बदले में सैलरी, वेजेस तो उनको मिल ही रही है। बट अगर उन्हें पता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उन्हें पता चल सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर उन्हें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन को, तो दे कैन डिमांड फॉर बोनस और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की वो ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड कर सकते हैं, बोनस के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए। बट वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि हम वो डिमांड कर सकें
सकें, रीजनेबल डिमांड जो है वो मैनेजमेंट से, ऑनर से कर सकें एम्प्लॉयज़, वो मिलेगी उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो उनका भी जो है वो इंटरेस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जुड़ा रहता है। और कुछ एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उसके, जिन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अपने पैसे फंड्स इन्वेस्ट किए हैं या उनकी लिंकेज है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्रेडिटर्स जिन्होंने उधार दिया है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था अभी आपको कि जिन्होंने उधार दिया है वो देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने उधार दिया है, यानी कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और ब्याज, इंटरेस्ट जो है उनको वापस मिल सकता है, कितना सेफ है, सिक्योर है, उसकी रीपेमेंट टाइमली होगी या नहीं होगी। तो उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं उससे पता चल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बेसिस पर वो क्रेडिटर्स डिटरमिन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फर्दर उधार दिया जाए या ना दिया जाए, कितने टाइम का क्रेडिट दिया जाए। तो वो क्रेडिटर्स जो है वो देख सकते हैं। देन इन्वेस्टर्स, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में डिटरमिन कर सकते हैं कि उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी, रिस्क और रिटर्न्स में क्या लिंकेज है, उसके बेसिस पर वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलती है। देन टैक्सेशन अथॉरिटीज़, डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, तो वो टैक्स लाइबिलिटीज़ जो है वो डिटरमिन करने के लिए प्रॉफिट के बेसिस पर जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन की जा सकती है। तो टैक्स अथॉरिटीज़ भी उसमें इंटरेस्टेड रहती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, तो उससे जो है वो सही टैक्स लाइबिलिटी जो है वो डिटरमिन की जा सकती है, चेक किया जा सकता है उसको। तो टैक्स अथॉरिटीज़ भी उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहती हैं। देन कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स भी जो है वो देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, सेल्स कितनी है, कितना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है उनका, कहीं एक्स्ट्रा प्राइस तो नहीं चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो ज़्यादातर प्राइस और क्वालिटी के बीच में जो है वो कंपैरिजन करते रहते हैं कि क्वालिटी, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, कितनी जो है उनसे अमाउंट जो है वो चार्ज की जा रही है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्राइजेस के बारे में और प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में। देन रेगुलेटरी एजेंसीज, और जो है रेगुलेटरी एजेंसीज, कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी, ये बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जिनका कहीं ना किसी तरीके से कंट्रोल जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रहता है। तो उनको भी जो है वो अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसके बेसिस पर वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे उन्होंने वो प्लानिंग से रिलेटेड है, डायरेक्टिंग से है, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। तो वो रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। और कुछ छोटे मोटे जैसे वेरियस मिसलीनियस जो अथॉरिटीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं, पब्लिक हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसको एनालाइज करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाते रहते हैं, जिसके बेसिस पर जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जिसमें आपके पास एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, प्लस वो जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किन किन स्टेक होल्डर्स के लिए, किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है, किस तरह से उस इंफॉर्मेशन का वो यूज़ कर पाते हैं, तो वो आपको मैंने बता दिया है। ओके, थैंक यू।